सामने देखिए सर, सामने देखिएगा, सामने सभी लोग सामने देखिए एक बार। धन्यवाद धन्यवाद। अरे नहीं, मान का दीजिए, आप लगा दीजिए, लगा दीजिए। देखिए थोड़ी फोटो आ जाए हल्की सी। जी ठीक, ओके। जो बैठे हुए लोग सब हाँ, बारी बारी से माल्यार्पण हो रहा है। वो होता है दिनांक 25/12/2013 को सेवानिवृत्त साथियों की तनख्वाह एकाकी सहायक बाद में इस संगठन का गठन किया गया। गठन का कारण क्या है? प्रदेश में वैसे तो पेंशनर्स के अनेक संगठन चल रहे थे, एवं अंतिम पायदान तक संपर्क सहयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आज वित्तीय अधिवेशन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? ये लखनऊ जनपद का अधिवेशन है। हर 2 वर्ष में हर जिले का और प्रांत का अधिवेशन होता है। उसी क्रम में लखनऊ का अधिवेशन आज हो रहा है। समस्याएं हमारी पेंशनर की जो समस्याएं हैं वो बड़ी ही जेन्युइन हैं। हमने एक चक्र वित्त मंत्री से वार्ता भी किया। इसके पहले भी पेंशनर सलाहकार समिति बनी हुई है, जिसमें हमारा संगठन के अध्यक्ष नाते हम भी सदस्य हैं। उसमें भी समय समय पर उठाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए आप मानिए कि जो हमको पेंशन में जब पेंशन मिलती है तो उसका 40% हम सरेंडर कर देते हैं। उस पर सरकार 98 रुपये 32 पैसे 116 से व्यवस्था है, तो 98 रुपये 32 पैसे के हिसाब से पेमेंट देते हैं। इसके पहले ज़्यादा था। और कटौती जो है 180 महीने करते हैं। 180 महीने मतलब 180 रुपये। 98 रुपये की पूर्ति अगर देखें 12 8 96 8 साल 2 महीने में हमारी पूरी रिकवरी हो जाती है। तो माननीय वित्त मंत्री जी से 6 सितंबर को वार्ता हुई। उनके सामने ये हमने सिद्ध किया कि देखिए 8 साल 2 महीने में हमारी कटौती पूरी हो जा रही है। तो कहा मान लीजिए इस पैसे को कहीं आपको FD खरीद लिया और तब ये पैसा कितना होगा 10 साल में। तो हमने कहा देखिए नियमावली में कहीं भी लोन नहीं लिखा हुआ है। हम पेंशन जो सरेंडर करते हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ वगैरह के लिए राशिकरण की व्यवस्था है। अगर लोन हमको देते हों तो हमसे ऑप्शन लेना चाहिए कि खैर ऑप्शनल तो ही है, वो व्यवस्था ऑप्शनल है वो, लेकिन चूँकि उसमें आदमी की ज़रूरत रहती है, रिटायर होता है, कहीं लड़की की शादी कहीं कुछ, तो ले लेता है 40 रुपये। लेकिन लोन दे रहे हैं ब्याज नहीं, ये कहीं नहीं लिखा रहता। लेकिन फिर भी हमने कहा माननीय मंत्री जी अगर थोड़ी देर के लिए हम ब्याज की भी गणना कर लें तो आप देखें कि 12% GPF ब्याज दर थी आज के 15-20 साल पहले, और घटते 6% थी 2000 से। जब 6% के हिसाब से आप जोड़ेंगे आपको 5.5% 5% तक चली गई थी। इधर थोड़ा सुधार हुआ है, तो इसी हिसाब से 10 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी बात हमारी समझ में आ गई है, आप आगे बढ़िए। लेकिन अभी तक उस पर कोई आदेश निर्देश नहीं हुआ। जिन अधिकारियों को सौंपा है उन्होंने कि आप इसको पूरा समझ करके हमसे आगे वार्ता करिए, नहीं वार्ता और भी विचार। तो इस तरह के हमारे मामले हैं। अब जो बुजुर्ग आदमी उनकी जो है इलाज की सबसे व्यवस्था होती है। इलाज में ऑनलाइन हम अरे वो ऑनलाइन तो ठीक ही, ऑनलाइन तो हर चीज़ है, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन आदमी पहुँच जाता है, कहीं पर रहता है वो इसमें लाइफ सर्टिफिकेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है ये सब चीज़ें उसको मॉनिटरी लागू। जैसे जो पुराने पारिवारिक पेंशनर हैं गाँव में रहते हैं, उनको पुनरीक्षित नहीं हुआ पेंशन, वही पुरानी पा रहे हैं।
तो ऐसे जो मामले हैं आदेश सरकार देती है, उसको जो है कोई मॉनिटरिंग नहीं करता। इन सब समस्याओं के लिए इस संगठन को आगे बढ़ना पड़ता है और समय समय पर कार्यक्रम भी हम करते हैं। आपके माध्यम से भी सरकार से हम अपील करते हैं कि ये व्यवस्था प्लस जो नए कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म की गई है उसको, इस एनपीएस को पूरा समाज अस्वीकार करता है। समय समय पर आंदोलन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। लिहाजा एनपीएस की जगह पुरानी ओपीएस जो है वो पुरानी पेंशन लागू किया जाए और आज नहीं तो कल सरकारें लागू करेंगी, चाहे जितनी आंदोलन प्रदर्शन हो जाए, हड़ताल हो जाए, लेकिन लागू होगी। जैसे गवर्नमेंट कहती है हम 7वां वेतनमान से दे रहे हैं पेंशन। 7वां वेतन आयोग तो कब खत्म होगा? 1/16 को लागू हुआ। 7वां वेतन आयोग से क्या मतलब है? 8वां बैठाना चाहिए जो नहीं बैठा रही है। 8वां वेतन आयोग सरकार को 1/26 से लागू करना है। अभी वेतन आयोग बैठा ही नहीं, तो सरकार को बैठाना चाहिए। सेवारत संगठन भी मांग इसकी कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग भारत सरकार को शीघ्र बैठाना चाहिए। जैसे आप कहना क्या चाहेंगे, जैसे कि पेंशन को कितना इस मांग पत्र को लेकर आप धर्म को कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारी मांग पत्र सरकार को सौंपा जा रहा है, ये कोई ऐसी मांग नहीं है जिसमें किसी प्रकार का सरकार को कोई संकट हो, परंतु इस सरकार का ये उद्देश्य है कि किसी भी संगठन की कोई मांग को वो वार्ता टेबल पर करते ही। अभी हमने पिछले माह वित्त मंत्री से वार्ता की, उन्होंने शासन को लिख भी दिया, परंतु आज तक जो है उस पर कोई सकारात्मक हमारे डेलीगेशन को बुला के वार्ता नहीं की गई है। सबसे जो अहम बात इस समय है, जिससे बहुत सारे कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, वो ये है कि जो हमारी 10 साल से ज़्यादा जो हम 40% बेच देते थे नकदीकरण, वो सॉरी अपना राशिकरण, उसकी कटौती 15 साल तक की जा रही है, जबकि 10 वर्ष बाद उसको समाप्त कर देना चाहिए। और इस पर सहमति भी हो गई थी, परंतु अभी भी इस पर कोई सरकार, कई राज्यों ने इनको कर भी दिया। दूसरा मेडिकल रिम्बर्समेंट का है कि जो लोग इलाज कराते हैं उन्होंने कार्ड बना दिए, परंतु उन कार्ड से ओपीडी वगैरह या भर्ती भी कर लेते हैं, फिर कहते हैं जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक भाई हम इसको नहीं करेंगे। तो इन सबको किया जाए। और पेंशनर एसोसिएशन के जो है, जो सबसे बड़ी डिमांड है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था एचडी लागू किया है, ताकि सभी जो हमारे आने वाले जो नई जनरेशन है उसको इसका लाभ मिलता है। ठीक है। तो अब वरिष्ठ नागरिक हो गए और इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इलाज की होती है। 60 साल के बाद बीमारी होती है, इलाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी समस्या आज पेंशनर्स की है। राज्य सरकार ने चिकित्सा परिचर्या नियमावली रिम्बर्समेंट का एक रूल जारी कर रखा है, जिसमें सारी की सारी समय सारणी घोषित है। पेंशनर अपने पैसे से इलाज कराता है, उसका बिल वाउचर प्रस्तुत करता है और उसकी भरपाई के लिए विभागीय अधिकारी के यहाँ अपना बिल प्रस्तुत करता है। नियमावली में समय सारणी निर्धारित है कि 10 या 15 दिन में विभागीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तकनीकी परीक्षण के लिए भेजेगा। वो 10 दिन के अंदर विभाग को वापस करेगा, फिर वो 15 दिन में भुगतान आदेश जारी करेगा और आहरण वितरण अधिकारी भुगतान करके उसके अकाउंट में पेश कर देगा। पूरे प्रदेश में विभागीय स्तर पर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर इस नियमावली की समय सारणी का पालन नहीं हो रहा है। 6-6 महीना, 1-1 साल लग जाता है लोगों को और उनके इलाज की भरपाई नहीं हो रही। सरकार से हम लोग बार बार कह रहे हैं, कहीं भी कोई समीक्षा नहीं होती, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा इन्हीं आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ मसला है। आपके कोरोना काल में लोगों ने प्रधानमंत्री फंड में भी पैसा दिया, अपने वेतन से दिया, फंड से दिया। इसके अलावा 18 महीने का सेवारत, तो सेवारत कर्मचारियों का 18 महीने का डीए फ्रीज कर लिया गवर्नमेंट ने। लाखों करोड़ रुपया है देश के और प्रदेश के कर्मचारियों का। आज भारत सरकार और राज्य सरकार के वित्त मंत्री आए दिन पीठ ठोकते हैं कि बहुत टैक्स कलेक्शन हो गया, हमारी माली हालत बहुत अच्छी हो गई है। तो इन कर्मचारी और पेंशनर्स का, जिनका जीविकोपार्जन का सहारा यही है, उसको अब तो कम से कम माली हालत ठीक हो गई तो उनका डीए डीआर का जो जब्त किया हुआ है वापस करना चाहिए।
16 लाख करोड़ रुपया अगर देश के बड़े पूंजीपतियों का, जिन्होंने बैंक का पैसा लेकर के और अपने को जमा नहीं किया, वापस नहीं किया, अगर वो सरकार माफ़ कर सकती है तो कर्मचारी और पेंशनर का 18 महीने का जब्त किया हुआ डीए और डीआर का एरियर का भुगतान वापस क्यों नहीं कर रही है? वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं और पुरुषों को रेलवे में छूट दी जाती थी ट्रैवल के लिए, वो केवल कर्मचारी पेंशनर नहीं, भारत के सारे वरिष्ठ नागरिकों को। कोरोना के नाम पर उसको रोक लगा दी। वित्त रेल मंत्री आए दिन पीठ ठोकते हैं, तमाम जाने कौन कौन सी नई नई ट्रेनें बनाने की बात कर रहे हैं, और उस छोटी सी छूट को अब तक भारत सरकार ने बहाल नहीं किया। ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुतों का ताल्लुक आम समाज से भी है, उन्हीं सब पे आज यहाँ अधिवेशन में चर्चा हो रही है। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, वित्त मंत्री से वार्ता हुई है। अफसोस की बात यह है कि प्रदेश के वित्त मंत्री की सदा संहिता के बावजूद और क्लियर कट लिखित डायरेक्शन के बावजूद उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों से वार्ता करने के लिए वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि वित्त विभाग के अधिकारी बिंदुवार टिप्पणी प्रेषित करते हुए बातचीत करें, लेकिन वित्त विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। परसों उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश का अधिवेशन है विश्वेश्वरैया हॉल में, मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री आ रहे हैं, और वहाँ फिर हम लोग सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दों को उठाएंगे और उनको याद दिलाएंगे कि आपके निर्देश के बावजूद आपके मातहत ब्यूरोक्रेसी आपके आदेशों का भी पालन नहीं कर रही। कौन पुरसा हाल होगा? धन्यवाद।